कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4500 साल पहले भारत की धरती पर ऐसे शहर बसे हुए थे जहाँ पक्की सड़कें थी, घर घर ड्रेनेज सिस्टम था। लोग बिना किसी आधुनिक मशीन के बेहद वैज्ञानिक तरीके से जीवन जीते थे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई। नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी कहानी, उसका उदय, विशेषताएं, उसका विस्तार और उसके पतन के बारे में, और वो रहस्य जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप यूपीएससी और आरपीएससी के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेक्चर को ज़रा गौर से देखिएगा और इसके अंदर छुपे फैक्ट भी अपने दिमाग में थामिएगा। भारत की सबसे प्राचीन व्यवस्था, जिसका नगर योजना आज भी मॉडर्न है, वो सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हुई। आज के इस लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता को फैक्ट और कहानी दोनों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन सब विशेषताओं को अपन देखेंगे। इन सब विशेषताओं के साथ जो नगर नियोजन का डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे, किस टाइप का नगर नियोजन मिलता है, क्या चीज़ मिलती है। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के एक अपना जो सिलेबस का पैटर्न है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि भाई इस लेक्चर को अपन आरपीएससी और यूपीएससी के हिसाब से डेडिकेटेड रख रहे हैं। आरएस के जो आपके प्री का सिलेबस है उसमें प्राचीन और मध्यकाल में भारत का इतिहास, सांस्कृतिक आधार के साथ साथ सिंधु सभ्यता और वैदिक युग दे रखा है। तो मतलब सिंधु सभ्यता का इतिहास और सांस्कृतिक आधार अपने को पढ़ना है। ठीक है, ये आर एस प्री के सिलेबस में है और ये ही बेसिकली आर एस प्री के साथ साथ यूपीएससी के प्री में है। इसके साथ अपन मेंस की बात करें, यूपीएससी मेंस की बात करें, तो भारतीय जो पेपर फर्स्ट है उसका खंड बी में भारतीय इतिहास और संस्कृति में सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक ललित कला, प्रदर्शन कला, वास्तुकला और साहित्य, मतलब पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस है वो बेसिकली अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। प्री के पर्सपेक्टिव से क्या, सांस्कृतिक आधार मतलब फैक्ट ध्यान रखने हैं, फैक्ट को अंडरस्टैंड करते हुए कॉन्सेप्ट तक लेके जाने की जो प्रोसेस है वो बेसिकली मेंस में अपने को पूछी जा रही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के शुरुआत तक यह माना जाता था कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत वैदिक काल से हुई है, लेकिन 1921 में जैसे ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा, तब से यह साफ हो गया कि भारत की जो सभ्यता है वो वैदिक काल से भी कई हजार साल पुरानी है। इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसका जो परिपक्व हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है वो 2600 बीसी से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक है। और इसका मूल परिचय अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है विश्व की प्राचीन जो नगरीय सभ्यताएं हैं उनमें से एक मानी जाती है, प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। और इसका पूरा का पूरा जो टाइमिंग है वो 3300 बीसी से लेके 1900 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का स्टार्ट से लेके अंत तक का टाइमिंग अपने नोट डाउन किया है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान और उत्तर पूर्व अफगानिस्तान तक इसका फैलाव अपने को देखने को मिलता है। अच्छा, इस सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं साहब, तो इस सभ्यता की विशेषताओं में एक तो इसकी नगर नियोजन सबसे बड़ा फीचर अपने को दिखाई देता है। एक उन्नत शिल्प उद्योग सबसे बड़ा फीचर है। एक जो मापन तोलन की इकाइयां हैं वो सबसे बड़ा फीचर है। इसके बदौलत जो व्यापार नेटवर्क डेवलप हुआ वो और एक फीचर दिखाई देता है अपने को। और इन सब के तहत जो उन्होंने समाज का निर्माण किया, जो समानता मूलक समाज था, वो अपने को इसमें दिखाई देता है। ठीक है, फिर अपन उसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन या भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। ये जो सभ्यता है बेसिकली इसको कालखंड के हिसाब से अपन तीन भागों में बांटते हैं कि भाई ये जो सभ्यता है वो एक दिन में तो डेवलप हुई नहीं होगी, है ना। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ होगा, एक टाइम पीक पे गई होगी, पीक पे जाने के बाद डिसेंट्रलाइज होकर डिमोलिश हुई होगी, है ना। किसी न किसी तरीके से किसी का भी निर्माण या जो पतन होता है वो इसी तरीके से होता है। तो जो प्रारंभिक हड़प्पा का जो टाइम है वो 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व का माना जाता है। उसमें छोटे छोटे क्षेत्र डेवलप होने शुरू हुए, छोटे कस्बों के रूप में वो शहर बढ़ने लगे। फिर क्या हुआ, एक परिपक्व हड़प्पा का टाइम आया 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व का।
ये परिपक्व हड़प्पा का टाइम था। इस टाइम उच्च शहरीकरण था और बड़े नगर थे, मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों का निर्माण इसी टाइम पे हुआ था। फिर एक उत्तर हड़प्पा का टाइम आया 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व का। इस टाइम डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा और जो रीजनल कल्चर है वो भी डेवलप होने लगी। ठीक है, अब इसका फैलाव की बात कर लेते हैं। तो फैलाव लगभग 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये सभ्यता का दायरा। सभ्यता मतलब एक शहर नहीं है, छोटे छोटे शहर, बड़े शहर सारे जितने भी है, ये लगभग ये जो एरिया काउंट करेंगे वो बेसिकली कितना है, 12.5 लाख, 12.50 लाख का एरिया ये है पूरा पूरा। मिस्र की जो आपके इजिप्ट की जो मेसापोटामिया की सभ्यता है उससे कहीं अधिक क्षेत्र में ये फैलाव है इसका, और 1400 से ज्यादा साइट्स मिली है इसकी। फिर अपन बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति का विस्तार। यह सभ्यता कोई एक नदी या क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। इसका विस्तार, उत्तर में इसके विस्तार की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक नदी पड़ती है चिनाब, उसमें मांडा जो साइट पड़ती है, मांडा जो शहर है वहां तक इसका फैलाव दिखाई देता है। यूपी में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर शहर है, तो वहां तक पूर्व में इसका विस्तार दिखाई देता है। दक्षिण में बात करें तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के दैमाबाद शहर तक इसका विस्तार दिखाई देता है। और पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान शहर है, बलूचिस्तान शहर के सुतकांगेन डोर के दाशका नदी तक इसका विस्तार अपने को दिखाई देता है। ये बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव या भौगोलिक विस्तार के रूप में अपने को पता चलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसापोटामिया से भी बहुत अधिक रूप से विस्तृत थी। इसका अपने को ध्यान में रखना है। प्रमुख स्थल साहब कौन कौन से थे, तो प्रमुख स्थल एक बार देख लीजिए, फिर इनको डिटेल में अपन देखने वाले हैं। प्रमुख स्थल में मांडा बात की अपने जम्मू कश्मीर में, हड़प्पा की बात की, मोहनजोदड़ो की बात की, चनहुदड़ो की बात की, बनावली, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर जो यूपी में था यहाँ की बात की। आपके दक्षिण में अपन ने बात की कि रंगपुर, सुरकोटड़ा, लोथल जो गुजरात में है, भगत राव, है ना, इन सब, इधर सुतकांगेन डोर की देखा। तो ये सब बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। दक्षिण में भगत राव जो आपके ताप्ती नदी के ऊपर है। ठीक है, इन चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे अब एक एक स्थल के ऊपर बात करते हैं, एक एक सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट है उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा के ऊपर बात करते हैं। तो साहब हड़प्पा का उत्खनन किसने किया, दयाराम साहनी साहब ने किया। अच्छा, दयाराम साहनी साहब ने किया, तो ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी पंजाब जिले में, ठीक है, वर्तमान में जो साहिवाल जिला है वहां पर बेसिकली ये हड़प्पा रूपी साइट है। तो पहला खुदाई का स्थल था, पहला खोदा गया और यहाँ पर 12 अन्नगार मिले हैं, इसीलिए इसको हड़प्पा संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। पहला खुदाई स्थल मिला है, 12 अन्नगार मिले हैं साहब यहाँ पर। ठीक है, और विदेशी कब्र मिली है, लकड़ी का ताबूत मिला है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं मोहनजोदड़ो के ऊपर। मोहनजोदड़ो कहाँ है साहब, वर्तमान में जो सिंध, पाकिस्तान का जो सिंध जिला है उसकी एक साइट है या फिर उसका एक स्थान है लरकारा। लरकाना के सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। किसने खोजा साहब, राकलदास बनर्जी साहब ने खोजा। यहां से क्या मिला है, यहां से एक विशाल स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा अन्नगार मिला है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले पुरुष मिले हैं और पशुपति की मोहर मिली है। तो इतनी सारी चीजें कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर आगे बात करें कि कालीबंगा, कालीबंगा जो अपने गग्गर राजस्थान में है, गग्गर नदी किनारे, किसने खोजा साहब, बीबी लाल और बीके थापर साहब ने खोजा था इसको। क्या मिला है साहब, हल चलाए गए खेतों के प्रमाण मिले हैं, एक अग्निकुंड या अग्निवेदी मिली है। ठीक है, हल कहाँ से कहाँ, नॉर्थ टू साउथ चलाए गए हैं, इसका भी साक्ष्य मिला है और ये ऐसा क्वेश्चन भी आ रखा है। ठीक है, तो इसको, इसकी साइड भी याद रख सके तो बहुत बढ़िया होगा। लोथल, लोथल कहाँ स्थित है साहब, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। किसने खोजा, तो रंगनाथ राव साहब ने खोजा। यहां से क्या मिला है, यहां से गोदीवाड़ा या डोकयार्ड का साक्ष्य मिला है। अब गोदीवाड़ा या डोकयार्ड समझने में दिक्कत होती होगी, क्या होता होगा भाई गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा बेसिकली आज का पोर्ट साइट कह सकते हैं, इसको पोर्ट कह सकते हैं, है ना। जैसे पोर्ट आपके मतलब कैसे समझाएं आपको भाई,
पोर्ट होते हैं ना, जहाँ पर बड़े बड़े नाव जहाज आकर के रुकते हैं, तो बेसिकली उसको गोदीवाड़ा के रूप में जाना जाता है। तो लोथल बेसिकली उस टाइम की पोर्ट सिटी था। ठीक है। और घरों के दरवाजे इसके मुख्य मार्ग पर खुलते थे, और चावल और बाजरा के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। आगे बात करें धोलावीरा की। धोलावीरा कहाँ है साहब? धोलावीरा गुजरात का कच्छ जिला पड़ता है, उसमें खादिरबेट द्वीप है। क्या, कौन सा? खादिरबेट द्वीप। वहां पर धोलावीरा साइट स्थित है। ठीक है। खोज किसने की? जगपति जोशी ने की थी साहब। उत्खनन रविंदर सिंह बिष्ट ने किया। बात करें क्या क्या मिला है, 17 कृत्रिम जलाशय मिले हैं यहाँ से। सबसे प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली का भाग है, और ये 3 भागों में विभाजित है। एक तो दुर्ग, मध्य भाग, निम्न भाग। या और यहाँ से लकड़ी का बना साइन बोर्ड मिला है जो सबसे प्राचीन है। बेसिकली एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर 3 भागों में विभाजित शहर मिला है। बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक तो ऊंचा शहर था जिसको गढ़ के रूप में जाना जाता था, एक निचला शहर था, निचला शहर जो बेसिकली आम बसावट के रूप में जाना जाता था। पर ये थोड़ा सा मतलब अलग है। यहाँ पर 3 भागों में विभाजित शहर के साइन मिले। फिर सुरकोटड़ा जो गुजरात में मिला है, जहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। चनहुदलो की बात करें, सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है। एनजी मजूमदार के द्वारा इसको उत्खनन किया गया, और औद्योगिक नगरी मनका उद्योग के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। फिर ये राखीगढ़ी के बारे में बात करें तो हिसार हरियाणा में लोकेटेड है। रफीक मुगल साहब ने उत्खनन किया है। और भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर जो अब है वो राखीगढ़ी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बनावली की बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट साहब ने उत्खनन किया। गग्गर नदी हरियाणा में लोकेटेड है, और जो के साक्ष्य मिले हैं, मातर देवी की मूर्ति मिली है, और धावन पात्र मिले हैं, वॉश बेसिन मिले हैं, है ना। इस चीज को देखिएगा। अब अपन एक एक साक्ष्यों के ऊपर बात करते हैं। अभी तक अपन ने साक्ष्य देखे, अब साक्ष्यों को डिटेल रूप में उसकी बात करें तो सबसे पहले साक्ष्य का नाम आता है विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ, जो मोहनजोदड़ो से मिला था, अपन ने देखा। अब भाई ये जो आज के जो स्विमिंग पूल है उससे बहुत बड़े, मतलब उसको कहते हैं सामुदायिक स्विमिंग पूल। जैसे सामुदायिक भवन होते हैं कि भाई अपने जो नॉर्मल घर होते हैं उससे बड़े बड़े अपन भवन, वो सामुदायिक आम सभी लोगों के लिए जो सामूहिक रूप से यूज करने के लिए एक सामुदायिक भवन बना लेते हैं। ठीक है। वैसे ही ये आपके स्विमिंग पूल ना होकर, इंडिविजुअल स्विमिंग पूल ना होकर के ये सामूहिक स्विमिंग पूल था, सामुदायिक स्विमिंग पूल। तो इसका जो आकार है वो 39-23-8 था। 8 फीट तो गहरा हो गया, 23 फीट ये चौड़ा हो गया, 39 फीट ये लंबा हो गया, इसकी लेंथ हो गई। और पक्की ईंटों से बना हुआ था ये। बिटुमिनस का लेप था। बिटुमिनस का लेप मतलब आज की एक तरीके से सीमेंट मान लो आप, है ना, कि ये सीमेंट है, ये नीचे ये बिटुमिनस का लेप कर दिया, नीचे से इसका इसका फर्श एकदम अच्छे तरीके से लेपित कर दिया ताकि पानी नीचे रिसाव ना हो पानी का। ठीक है। और सीढ़ियों के साक्ष्य मिले, देखो ये सीढ़ियों के साक्ष्य मिले कि भाई स्विमिंग पूल में उतरने के लिए सीढ़ियां तो चाहिए ना। अच्छा, स्विमिंग पूल में कपड़े बदलोगे या फिर कपड़े पहने उतर जाओगे, तो उसके लिए 6 वस्त्र बदलने वाले कक्ष मिले हैं यहाँ पर, कि भाई रूम भी बना रखे हैं कि जिसको जो पहनना है पहन करके आ जाओ और आकर के इधर कूद जाओ। ठीक है। और यहां से बेसिकली एक अग्निवेदी का प्रमाण भी मिला है। अग्निवेदी का प्रमाण मिला है, उसमें हड्डियों के एविडेंस मिले, बोन्स के। तो उससे पता चलता है कि भाई कोई धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे नहा धो करके, है ना, या फिर धार्मिक अनुष्ठान करके इसमें छलांग लगाते होंगे। मतलब इतिहास तो साक्ष्यों के बेस पे सोचा जाता है, अज्यूम किया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता होगा। तो उन्होंने बस अग्निवेदी मिली है, उसमें हड्डियों के साक्ष्य मिले, बोन्स मिली है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई धार्मिक अनुष्ठान होता होगा, के अंदर था धार्मिक अनुष्ठान का ये। ठीक है। अब आगे बात करते हैं डांसिंग गर्ल के ऊपर। तो डांसिंग गर्ल बेसिकली मोहनजोदड़ो से मिली है, और ब्रॉन्ज की बनी हुई है, कांसे की बनी हुई है। और ये जो हाइट है इसकी कितनी है? 4 इंच की हाइट है। ठीक है। और ये लोस्ट वैक्स तकनीक पर आधारित है। अब लोस्ट वैक्स तकनीक क्या होती है साहब? लोस्ट वैक्स तकनीक है कि आपने मतलब बचपन में मिट्टी से घर बनाए होंगे, तो ये बेसिकली क्या करते थे, मोम से घर बनाते थे। मोम, लोस्ट वैक्स, वैक्स से घर बनाते थे। घर बना लिए,
या वैक्स से मूर्ति बना ली, ऐसी मूर्ति बना ली। फिर उसके ऊपर क्या किया, उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया, मिट्टी का लेप कर दिया। अब मिट्टी का लेप करने के बाद क्या किया, मिट्टी का लेप करने के बाद उसको पका लिया, मतलब उसको गर्म कर लिया। गर्म कर लिया, गर्म कर लिया तो अंदर वाली मोम पिघल गई, और उस पिघली हुई मोम को इसके नीचे एक छेद करके निकाल लिया पूरा पूरा। ठीक है। अब वो क्या हुई, अब वो मिट्टी की बना हुआ एक ढांचा हो गया, जिसके अंदर से बनावट सेम टू सेम ऐसी है। फिर इसमें क्या किया, इसमें धातु को पिघला करके, जो मेटल जो होती थी उसको पिघला करके इसमें डाल दिया, मिट्टी के ढांचे में। तो फिर मिट्टी को हटा दिया ऊपर से, फिर ये ऐसी मूर्ति बन के निकल के आ गई। इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स तकनीक, कास्टिंग तकनीक। ये बेसिकली नग्नावस्था और त्रिभंग शैली में, त्रिभंग शैली किसको बोलते हैं कि भाई एक तो ये अपने कोल्हू पे रखा हुआ है हाथ, और ये पैर मोड़ा हुआ है, ठीक है, और ये थोड़ा सा पीछे झुकाया हुआ है, तो उसको बोलते हैं त्रिभंग शैली। ठीक है। और लंबे केस है भाई, बाल लंबे पर जुड़ा कर रखा है इसने, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और एक ये ध्यान रखिएगा, बाएं हाथ में ये चूड़ियां पहन रखी है, पूरे हाथ में चूड़ियां पहन रखी है यहां से लेके यहां तक। और दाएं हाथ में केवल बाजूबंद है, चूड़ियां नहीं है, बाजूबंद है केवल इसको। और गले में कोड़ियों का बना हार है, ये हार है, और ये कोड़ियां लटका रखी है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा जिसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो से मिली है ना। एक बियर्डेड मैन का स्टेचू मिला है। अब बियर्ड देखो इसकी, आज भी ऐसा फैशन करने से लोग बचते होंगे, है ना। ये उस टाइम के मोदी जी हैं, ये शायद मोदी जी होंगे, है ना, या फिर कोई भगवान होंगे, जो भी होंगे, पर इनको पुरोहित राजा कहा गया है कि भाई स्टेचू बियर्ड आपके किंग। तो मतलब मोदी जी हो गए, जैसे मोदी जी दाढ़ी पहनते हैं वैसे ही इन्होंने दाढ़ी रख रखी है, और उनसे अच्छी रख रखी है, काफ़ी डिजाइन वाली रख रखी है। तो सेल खड़ी की बनी हुई है, ये पत्थर की बनी है। सेल खड़ी पत्थर का एक टाइप है, स्टोन का एक टाइप है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, स्टोन को ही कहा जाता है। और ध्यानावस्थित मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ा आदमी है, आध्यात्मिक रूप से बड़ा। ठीक है। और त्रिफूलीय नमूनों से सजी कसीदाकारी की हुई सोल ओढ़े हुए है। ये एक सोल ओढ़ रखी है, ये भी डिजाइन में ओढ़ रखी है बंदे ने, सिर पे नहीं ले रखी, है ना। कितने स्टाइल से ओढ़ रखी है, तो देखो तुम उस टाइम के स्टाइल, उस टाइम का मतलब कपड़ों का प्रकार कैसा रहा होगा, है ना। तो ये देखो, ये इसको त्रिपिटक शैली बोलते हैं, इसको त्रिफूल या नमूना या त्रिपिटक शैली के रूप में जाना जाता है। ये कसीदाकारी है एक तरीके की, है ना, जो शोल ओढ़ रखा है उसके ऊपर। फिर आगे बात करें कि पशुपति की मुहर मिली है, ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है साहब। ये आधे से 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में मिली है। ये बीच में पालती मारकर एक मानव या फिर जो भी उस टाइम का भगवान पृष्ठ जो भी रहा हो, उसकी मूर्ति है। ये पलाख्ती मार के बैठा है, पलाख्ती मार के मतलब पैर जोड़ करके ऐसे बैठा है ना, और ध्यान की अवस्था में बैठा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये उसके सीइंग है। अब ध्यान की अवस्था में बैठा है, और इसके दाहिनी ओर बाघ और हाथी है। इधर देखो, ये आपके बाघ है, और ये हाथी हो गया, है ना। बाघ और हाथी है, दाहिनी ओर ये बाघ है, और ये हाथी हो गया। और इधर एक तरफ क्या है, गेंडा और भैंसा, ये भैंसा हो गया और ये गेंडा हो गया, और ये 2 हिरण है नीचे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर ये आपके मदर गॉडनेस का आइडियल मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अब ये मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है ना, वो सामान्यतः बद्धी, अपरिष्कृत और खड़ी मुद्रा में, गोल गोल आंखें हैं, चो जैसी नाक है, थोड़ी सी अच्छी नहीं बनाई हुई। मतलब जो नया कारीगर जो काम करता है ना, कि नया नया, मतलब जिसको कहते हैं सीख थोड़ा है भाई ये, है ना, नया आदमी है जिसको कोई चीज़ अच्छे तरीके से नहीं आती है ना, उसने अगर कोई काम बनाया तो उस तरीके से माता देवी की मूर्ति दिखाई देती है। मतलब सिर पर पंखे जैसा आवरण, दोनों तरफ से प्याले नुमा बार। अब ये किससे बनी है, अब ये बनी है मृण मूर्ति से बनी है। मृण मूर्ति मतलब जो टेराकोटा है, मतलब जो मिट्टी होती है ना, उससे बनी हुई है। अब साहब ये ऐसी बनी है तो कौन से मेथड से बनी होगी, आपके लॉस्ट लुप्त मोम तकनीक से बनी है क्या? नहीं नहीं, ये पिचिंग मेथड से बनी है। पिचिंग मेथड कौन सा होता है साहब? पिचिंग विधि से बनी। पिचिंग विधि वो होती है जो हाथ से ऐसे दबा दबा करके कोई चीज़ बनाई जाती है। आपने रामदेव जी के घोड़े वगैरह देखे होंगे घर पे, है ना। वो बेसिकली हाथ से ऐसे उनको सही करके, मिट्टी को हाथ से ही सही करके बनाया जाता है, उसको पिचिंग मेथड कहते हैं।
तो उससे ये माता देवी की मूर्ति मिली है। इसलिए इतनी परफेक्ट नहीं है, थोड़ी सी भद्दी दिखाई देती है ना, थोड़ी सी अच्छी नहीं है, भद्दी नहीं कहना, थोड़ी अच्छी नहीं है बेसिकली, कुल मिला की बात ये। ठीक है। एक ही साइन बोर्ड की अपन ने उस टाइम बात की थी कि साइन बोर्ड कहाँ से मिला है साहब, धोलावीरा से मिला है। 3 मीटर लंबा है ये, जिप्सन से बना अक्षरों प्रतीकों लकड़ी का बोर्ड, सबसे पुराना साइन बोर्ड है ना। ये बेसिकली अभी जो अपन धोलावीरा लिख रहे हैं, शायद उस टाइम ऐसे लिख रहे होंगे धोलावीरा, क्या पता, पर अभी तक ये पढ़ा नहीं गया है ना, उनकी स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखिएगा। साइन बोर्ड धोलावीरा से मिला है, 3 मीटर लंबा है, जिप्सम से बने वाले प्रतीक मिले, लकड़ी के बोर्ड या पुराना साइन बोर्ड। आगे बात करें उसके नगरीय विशेषताएं, उसके अर्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, नगर नियोजन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो उसका नगर नियोजन है, वैज्ञानिक नगर नियोजन। शहर 2 भागों में बटा हुआ था, ऊंचा भाग गढ़ के रूप में, निचला भाग आपके आवासीय शहर के रूप में। तो ग्रिड पैटर्न में सड़कों का विन्यास दिखाई देता है, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू ईस्ट, सड़कें समकोण पर काटती हैं, मतलब चौराहे बनते हैं साहब, बहुत ज़्यादा चौराहे बनते हैं। और 2 भागों में शहर विभाजित है, एक तो पूर्वी भाग जिसको आवासीय कहते हैं जो निचले बसा हुआ है, एक पश्चिमी भाग जो दुर्गीकृत है, ऊपर बसा हुआ है, गड्ढ के ऊपर बसा हुआ है ना। इसको आपके पश्चिम भाग 2 भागों में विभाजित है। और मानकीकृत ईंटें, कि भाई ईंट जो काम में ली गई है ना, वो एक तो उसकी मतलब डेप्थ है, और 2 उसकी चौड़ाई है, और 4 उसकी है लंबाई। विशाल स्नानागार अन्नगार मिलते हैं। विशिष्ट गृह स्थापत्य, मतलब होम घर अच्छे बने हुए हैं। घर में क्या है भाई, बहुमंजिला इमारत है, बहुमंजिला मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एक मंजिला नहीं है कि निचला निचला एक लेवल बना दिया छोड़ दिया, बहुमंजिला है, 2 मंजिल के मकान मिले हैं, जिसमें 3 से 4 कक्ष, एक रसोई है। निजता का प्रांगण, मतलब निजता का ध्यान रखा जाता था। कैसे भाई निजता का ध्यान कैसे, कि भाई जो भूमिगत मंजिल है ना, उसमें खिड़की नहीं होती थी, है ना, निचली दीवार पर खिड़की नहीं होती थी, मतलब बाहर का आदमी कोई अंदर नहीं देख सकता था। ऐसा वहाँ का होम आर्किटेक्चर बना हुआ दिखाई देता है। फिर बात करें कि सुनियोजित व सुदृढ़ आपके जल निकासी प्रणाली है, कि पक्की ईंटों से ढकी स्वच्छता प्रबंधन हेतु मेन होल का निर्माण किया गया है, कि जो आपके सीवरेज वाटर का आपके ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो छोटी छोटी नालियाँ निकलती है ना, ये मेन रोड है, ये साइड की रोड है, तो छोटी छोटी नालियाँ आती है, मेन रोड के ऊपर बड़ा नाला बना हुआ है, ठीक है। और ये पक्की ईंटों का बना, ठीक, जो मेन नाला है उसमें ये अच्छे तरीके से ऊपर ढक्कन लगे हुए, और नीचे कोकपिट बने हुए, एक जगह कोकपिट बन दिया, और उसके ऊपर मेन होल लगा हुआ है। मेन होल मतलब अगर इस नाले को अच्छे तरीके से साफ करना हो, तो बेसिकली एक जगह उठाया, ये कचरा सारा यहाँ जमा हो गया, तो यहाँ से इसको मतलब साफ किया जा सके। इस तरीके से वहाँ का वाटर ट्रीटमेंट या वाटर सीवरेज मेथड दिखाई देता है। व्यापारी केंद्र कौन से थे, लोथल और चन्हूदड़ों का व्यापारी केंद्र के रूप में, या पोर्ट सिटी या ट्रेड सिटी के रूप में इनको जाना जाता था। आगे बात करें तो ये एक एडवर्टाइजमेंट है धोलावीरा जल संरक्षण प्रणाली, धोलावीरा गुजरात का, जिसमें बताया कि भाई प्राचीन जल संरक्षण प्रणालियों में से ये एक थी। मतलब अपन देखा था कि 17 यहाँ से पौंड के साक्ष्य मिले, 17 पौंड के साक्ष्य, और वो बेसिकली आपके वर्षा जल पर ही डिपेंड थे। और वर्षा जल आता कैसे था, मनसर और मनहर नहरों के थ्रू आता था, ठीक है। ये देखो, जैसे ये आपके पौंड है, और यहाँ से कोई भी वर्षा जल के रूप में नहर आई, नहर मनसर और मनहर नहर आकर के इस पूरे पूरे पौंड को भर दिया, ठीक है। ऐसे लगभग 17 पौंड मिले वहां पर। आगे वहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी बेसिकली कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, रागी, कपास की सबसे प्राचीन खेती यहाँ पर दिखाई देती है। लोथल से चावल बात कर लें, बाजरे के साक्ष्य, रंगपुर जो गुजरात है वहाँ से चावल का भूसा मिला है। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में इसको देख सकते हैं। एक यहाँ शिल्प धातु उद्योग भी बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अपने तांबा और कांस्य के धातु क्रम से फेंस, मनका उद्योग की बात की, कि कार्लेनियन के लंबे मनके मिले, है ना। और शंख में और मिट्टी के बर्तन, लाल काले चित्रित मिट्टी के बर्तन मिले। आभूषण की बात करें कि सोना चांदी अर्ध मूल्यवान रत्न भी मिले। और मोहनजोदड़ो से जो जो डांसिंग गर्ल मिली है, योगी की जो आकृति मिली है, टेराकोटा या मातृदेवी मृदभांड आदि उत्कृष्ट कला कौशल के उदाहरण है। कि भाई एक आर्ट तो है ही, कम से कम जैसे भी बनाई हो, जैसे माता देवी की मूर्ति है इतनी अच्छी नहीं है पर आर्ट तो है ही। डांसिंग गर्ल मिली है, वो भी एक तरीके की आर्ट है ना। तो ये सब धातु से बनी हुई है, तो धातु भी कहीं ना कहीं एक उद्योग का जरिया रहा होगा।
फिर बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड में इंटरनल ट्रेड भी होता था और बाह्य ट्रेड भी होता था। इंटरनल ट्रेड मतलब आप आपस के एक दूसरे शहर के साथ वो कर लिया। तो कच्चा माल क्या था भाई, खेतड़ी से तांबा लेके आते थे, रोहड़ी से चैट लाते थे, और गुजरात या सिंध से कार्नेलियन लेके आते थे, कश्मीर और अफगानिस्तान से लेपिस या लाजुली लेके आते थे, और मध्य एशिया से तुर्कीज या जेड लेके आते थे। ये सब धातुएं हैं, है ना, ये सब लेके आते थे। और बाह्य मतलब आउटर ट्रेड या फिर जो मतलब बाहर से किसके साथ, तो मेसापोटामिया सभ्यता और जो इजिप्ट से समुद्री स्थलीय व्यापारों के द्वारा मुहरों और जहाज़ों की आकृतियों के प्रमाण मिले। यहाँ से मतलब आउटर ट्रेड के अपने को साक्ष्य मिले, क्योंकि मेसापोटामिया की मुहर मिली है। कहाँ से मिली है साहब, कि भारत की जो पोर्ट सिटीज़ है वहाँ से मेसापोटामिया की महर मिली है। और मेसापोटामिया की मुहर बेसिकली इजिप्ट या मिस्र के एरिया की एक सभ्यता थी। तो वहाँ की अगर मोहर यहाँ आई है तो बेसिकली ट्रेड होता ही होगा। और आगे एक माप तोलन की जो इकाइयाँ हैं वो घनाकार पत्थर के बाट मिले हैं, मतलब 1 2 घन के, 3 4 घन के, 8 घन के, 64 160, ये दशमलव पद्धति का भी जिक्र मिलता है। और लोथल के हाथी दांत की सूक्ष्म स्केल के ऊपर हाथी दांत के मन के मिले हैं अपने को, है ना, जिसको एज ए जेवर के रूप में या जवाहरात के रूप में इनको यूज में लिया जाता था। ठीक है। आगे बात करें इनके सोशल स्ट्रक्चर की, सामाजिक स्थिति की। तो साहब सामाजिक स्थिति में बेसिकली मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। मतलब परिवार का कंट्रोल किसके हाथ में था, महिलाओं के हाथ में। मात्र सत्ता हावी थी, मात्र सत्ता आपके शीर्ष स्थान पर थी उस टाइम समाज के। और समानता मूलक समाज की अपेक्षाकृत समानता मूलक समाज था। विशाल महल और मंदिरों का अभाव, परंतु उच्च वर्ग के लिए सिटाडेल का क्षेत्र था। मतलब विशाल मंदिर नहीं थे, महल नहीं थे, पर उच्च वर्ग के लिए एक अलग स्थान था, है ना। एक तो जो अपन दुर्गीकृत के रूप में बात करते हैं कि भाई शहर दो भागों में बंटा हुआ था, एक था आपके पास निचला शहर, एक था उच्च या आपके जो गढ़ रूपी शहर था, है ना। ये थोड़ा दुर्गीकृत था, इसके चारों तरफ दीवार मिलती है। एक जो निचला शहर था वो बेसिकली आम जनजीवन या आम लोगों के लिए ऐसे दिखाई पड़ता है। कई विद्वान इन्हें व्यापारी वर्ग प्रधान मानते हैं कि भाई ये जो ऊंचा वर्ग था ना वो व्यापारी वर्ग के लिए था बेसिकली। कई मानते हैं, है ना। शांतिप्रिय समाज 4 वर्गों में विभाजित था, पुरोहित, व्यापारी, किसान और श्रमिक। ठीक है। आगे बात करें शासन की। तो शासन में अगर बात करें हम, तो शासन में संबंधित जानकारी का अभाव है। अजीब बात है ना, हमें मिस्र के फेरोन मिलते हैं, मेसोपोटामिया के राजा मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कोई राजा नहीं, कोई शाही कब्र नहीं। और तो सवाल उठता है, क्या यह सभ्यता बिना राजा के चलती थी? शायद यह सभ्यता सख्ती से नहीं, नियमों से चलती होगी। पर एक प्रशासनिक व्यवस्था तो रही होगी कि भाई कुछ नियम तो होंगे, और नियम को चलाने के लिए प्रशासन की जरूरत तो रही होगी। अनुमानतः है पुरोहित वर्ग के पास शासन रहा होगा, ये अनुमान है। पर ऐसा कोई अपने को राजा वो शाही कब्र महल के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दिखाई देती। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की कला के ऊपर बात करते हैं। तो कला के ऊपर अपन ने देखा कि यहाँ पर भाई मूर्तियाँ मिली है। तो मूर्तियाँ 3 4 टाइप की मूर्तियाँ मिली है। सबसे पहले बात करें कि पत्थर की मूर्ति। तो पत्थर की जो मूर्ति मिली है उनकी संख्या कम है, पर कला की दृष्टि से अच्छी है, उच्च गुणवत्ता युक्त है। प्रमुख मूर्तियों में पुरोहित राजा की मूर्ति और पुरुष धड़ की मूर्ति के रूप में इसको देखा जाता है। दूसरी बात करें कि और भाई, और कांस्य, और अपने पुरोहित राजा की मूर्ति के तो अपन ने फीचर्स अपने देख लिए थे, है ना। तो इसको यहाँ पर रिपीट करने का कोई सार है नहीं। फिर दूसरी कांस्य कला की जो जो ब्रोंज आर्ट मिली है, तो उसमें लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किया गया, मानव व पशु आकृतियां बनाई गई। अपने को एक तो डांसिंग गर्ल मिली है, एक वृषभ या बेल की जो मूर्ति है वो बेसिकली यहाँ से आपके ब्रोंज आर्ट के रूप में मिली है। तीसरे मृद भांड के रूप में बात कर सकते हैं, या फिर जो मूर्ति में बात करें तो मृण मूर्ति, या जो टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली है, मिट्टी की जो मूर्तियां मिली है, मिट्टी के बनी मानव, देवता और पशु आकृतियां मिली है, जिसे खिलौने, गाड़ियां, पासे हो गए, और आपकी माता देवी की जो मूर्ति मिली है वो इसमें आ जाएंगे।
एक भाई मृदभांड मिले, तो मृदभांड कुमार के चाक से बने, पोट्री जो है वो लाल स्लेटी लेप, काले रंग के ज्यामिति और पशु चित्र युक्त है, बहुरंगी है। ठीक है। फिर करंसीज की बात कर लें तो करंसीज जो बेसिकली अधिकतर सेल खड़ी की है, जो पत्थर अपन ने जो आपके जो पुरोहित राजा जो आपका पृष्ठ की जो मूर्ति मिली है उसी की ही मुद्राएं मिलती हैं, 2x2 की। ठीक है। इसमें पशु चित्र है, अपठित लिपि है, जो अभी तक मतलब ऐसी स्क्रिप्ट है जो पढ़ी नहीं जा सकी, व्यापार और पहचान में इसका प्रयोग होता है। आभूषणों की बात करें तो आभूषण में बेसिकली सोना, चांदी, तांबा, रत्न, शंख, मिट्टी से बने हुए आभूषण है, और यहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण पहनते हैं। मनकों की बात करें तो मन के चन्हुदड़ो व मोहनजोदड़ो प्रमुख केंद्र के रूप में यहाँ से मन के मिले, और मनकों के नाम कार्नेलियन के हैं, कार्नेलियन पत्थर, जेस्पर के भी मिले हैं, सेल खड़ी से। इन तीनों के बने हुए मन के अपने को मिलते हैं। वस्त्र की बात करें तो वस्त्र बेसिकली कपास और ऊन की कताई से के वस्त्र मिले। तकुए, चक्रियों के प्रमाण, मतलब ये जो वस्त्र बनाने के उपकरण है ना। सिंधु सभ्यता के कारीगर अत्यंत कुशल थे, कला, शिल्प, धातु कार्य, सजावट में भी उन्होंने उच्च स्तर प्रदान या प्राप्त कर रखा था। अब अपन लिपि की बात करते हैं कि भाई लिपि, इसको लिपि को नाम को कहते हैं, स्क्रिप्ट को कहते हैं गोमूत्राक्षर स्क्रिप्ट। इसको चित्रलिपि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये चित्र से बनाए हुए हैं, है ना। स्क्रिप्ट में डायग्राम से, स्क्रिप्ट में वो चित्र बना रखे हैं तो उसको चित्रलिपि। और ये बेसिकली बाएं से दाएं नहीं लिखते थे, ये दाएं से बाएं लिखते थे। ठीक है। इधर से पेन चलाते थे, इधर जैसे उर्दू लिखी जाती है ना, वैसे ही ये लिखते थे, दाएं से बाएं ले। और कितने अक्षर है भाई, 400 से 500 चिन्ह मिले हैं यहाँ पर, जो अब तक अपठित है। और स्टेराइट की मोहरों पर पशु आकृतियां मिली है, जैसे यूनिकॉर्न, सांड, हाथी। वो अपने जो एक पशुपति की मोहर देखी थी तो उसमें अपने ये आकृतियां देखी थी, तो उसमें 400 से 500 चिन्ह है ना टोटल इस स्क्रिप्ट में, जिसको चित्रलिपि या गोमूत्राक्षर लिपि के रूप में जाना जाता है। और ये बेसिकली आकृतियां हैं। अब उस टाइम के धर्म के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। भाई उस टाइम का धर्म कैसा था। धर्म पशुपति सदृश पुरुष देव, मातृ देवी, लिंग योनि प्रतीक, पशु और वृक्ष का पूजा करते थे। पवित्र स्नान की परंपरा थी। वो ये किसको देख के पता चलता है, ये ग्रेट बात को देख के पता चलता है। प्राकृतिक बहुदेववाद, मतलब प्रकृति पूजा, जो नेचर, जो उसको एज ए रिलीजन के रूप में ये लोग देखते थे। ठीक है। फिर आगे बात करें कि अंधविश्वास व्याप्त था, बलि प्रथा में विश्वास था। ठीक है। और बड़े मंदिर या महलों का अभाव था, बड़े मंदिर नहीं थे। धार्मिक क्रियाएं संभवतः घर में होती होगी, छोटे पूजा स्थल होते होंगे, खुले स्थानों तक सीमित था, मतलब बड़े लेवल पर ये चीजें नहीं थी। ठीक है। ये उनका धर्म था, रिलीजन था। अब बात करते हैं पतन के प्रमुख कारणों पर। ये सब अपन ने देख लिया। तो ये कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई जली हुई परतें नहीं है, शहर धीरे धीरे खाली होते गए, जैसे कोई सभ्यता चिल्लाकर नहीं, खामोशी से विदा ले रही हो। इतिहास के सबसे दुखद अंत अचानक नहीं, धीरे धीरे होने वाला अंत होता है, क्योंकि एविडेंस नहीं रहता, पता नहीं चलता। और जब तक पता नहीं चलेगा, इतिहासकार और इतिहास को पढ़ने वाले सब एक अंधेरे में रहेंगे। तो लगभग 1900 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अवनति, 1700 ईसा पूर्व तक अधिकांश नगर उजड़ गए। संभावित कारण कुछ चीजों की बदौलत, ये कुछ कारणों के ऊपर बात करते हैं। गार्डनर चाइल्ड या मार्टिनर व्हीलर है, वो कहता है कि आर्यों का आक्रमण रहा होगा शायद तक। और सर जॉन मार्शल कहता है कि प्रशासनिक शिथिलता रहा होगी, नियम धीरे धीरे लचर हो गए होंगे, कोई राजा था नहीं, तो यह सभ्यता अपने नष्ट की ओर चली गई। और सर जॉन मार्शल और मैके नाम का इतिहासकार है, वो कहता है कि फ्लड आई होगी जो पूरे पूरे शहर को उड़ा ले गई। अमलानंद घोष और आर एल स्टाइन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा कारण रहा होगा। माधव स्वरूप वत्स जो है, वो नदियों के मार्ग में चेंजेस आ गए, शिफ्टिंग कोजेज ऑफ द रिवर्स, इसको एक एज ए मेन फैक्टर ऑफ डिक्लाइन का मानते हैं। अन्य में सूखा, भूकंप और आपके जो मिट्टी की जो लवणता है कि भी ड्रॉथ, अर्थक्वेक आ गया, या फिर जो लवणता है उसमें वृद्धि हो गई, उसके कारण से इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। तो ये इतिहासकार ये कारणों की व्याख्या करते हैं।
निष्कर्षतः सिंधु घाटी सभ्यता अपने सुनियोजित नगरीय योजना, सुदृढ़ जल निकासी प्रणाली, श्रेष्ठता के कारण वर्तमान में स्मार्ट सिटी परिकल्पना को कारगर बनाने में आधारशिला के रूप में स्थापित दिखाई देती है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज करेंगे, जो बेसिकली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ने पूछ रखे हैं, उनको देख के हम अपनी तैयारी का जायज़ा लेंगे और उन क्वेश्चंस का पैटर्न देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि हड़प्पा समाधान अनुष्ठान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्टेट में बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और अपने को उनको अच्छे से अपन ने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कौन सा सही नहीं है, कथन पूछे हैं, बहुत सारे कथन हैं, उन कथनों को पूछा है कि कौन सा कथन सही है या नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, और सबसे पहले बात की है कि समाधानों को मृतकों को सामान्यतः गर्तों में दफनाया जाता था। तो मृतक होते थे उनको कब्र बनते थे और कब्र में दफनाया जाता था, तो सही है साहब। समाधान गर्त कई अलग अलग तरीकों से बनाए गए थे, अलग अलग तरीकों से बनाए गए थे, ये भी सही है ना। कई आपके नॉर्थ टू वेस्ट थे, कई साउथ टू आपके ईस्ट थे। इन समाधानों में कभी कभी आभूषण रखे जाते थे, कभी कभी आभूषण रखे जाते थे, खाद्य सामग्री भी रखी गई है। खाद्य सामग्री के साथ साथ आपके कुत्तों को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा निवासी मृतकों के साथ दर्पण नहीं दफनाते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है साहब, है ना। आभूषण है, आभूषण में साथ साथ उसकी जो डेली रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी दफनाने के साक्ष्य मिले, तो ये उस स्टेटमेंट हो गया गलत। तो 51वां हो गया डी सही। ये CIS अब 2024 में क्वेश्चन आ रखे। आगे बात करें कि किसने 2023 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो अभी अपन ने एक बात की थी, ये बेसिकली करंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस टाइम जो करंट की न्यूज़ में जो जो चीज़ें थी 2023 की करंट में जो चीज़ें थी उनको 2024 में पूछा है। तो इस टाइम इसका ध्यान रखिएगा कि जो किस किस को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो उस टाइम आपके शांति निकेतन पश्चिम बंगाल की और रामप्पा मंदिर, है ना। रामप्पा मंदिर उस टाइम नहीं था, एक तो होयसला मंदिर था, शांति निकेतन था। इन दोनों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक आगे के वाले क्वेश्चन की बात करें कि जो हड़प्पाई मोहर है उस निम्न में से कौन सा चित्र नहीं मिलता। अपन ने मोहर की बात की थी, उसमें कौन कौन से जानवर मिलते हैं। तो एक तो वृषभ या बेल की बात की थी कि बेल मिलता है साहब, हाथी भी मिलता है साहब, है ना। और क्या मिलता है, और सिंह मिलता है क्या, है ना। सिंह मिलता है, कौन सा चित्र नहीं मिलता है। तो सिंह नहीं मिलता है, क्या मिलता है, बाघ मिलता है, बाघ, बाघ का चित्र मिलता है, सिंह का चित्र कहीं नहीं मिला है अपने को। ठीक है, तो कौन सा चित्र नहीं मिलता है, तो सिंह का चित्र नहीं मिलता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बात करें कि हड़प्पाई जो मुहर है सील के निर्माण में निम्न में से किस सामग्री का उपयोग हुआ है, कि जो सील का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें किस सामग्री का उपयोग हुआ है। तो किस किस सामग्री का उपयोग हुआ है अपन ने डिटेल से बात की थी। ठीक है, बलुआ पत्थर की सामग्री मिलती है, आपको सील मिलती है। अपन ने कहा था कि मुख्यतया जो सील मिली है वो सेल खड़ी की है। ये एनडीए 2025 में आ रखा है कि सेल खड़ी की स्टेटाइट की आपके सील्स बनी हुई अपने को दिखाई देती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखें कि हड़प्पा स्थल में हल के टेराकोटा मॉडल कहाँ पर खोजे गए। तो हल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं भाई, हल के साक्ष्य मिलते हैं अपने को आपके बनावली हरियाणा में। ठीक है, फिर बात करें कि ये 2025 में आईएएस में आ रखा है कि जो डांसिंग गर्ल है कि जो किस पदार्थ की बनी हुई है। तो इससे अच्छा क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन शायद ही अपने को कहीं देखने को मिले, ये आईएएस में आ रखा क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 में आ रखा है। तो 56वां जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा कौन सी से मिली है भाई, 56 में कांस्य से मिली है। ठीक है, कांस्य से मिली है। फिर बात करें कि 57 की कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर अपने आरंभिक हड़प्पा स्तरों में पाया जाता है और जोते हुए खेतों के साक्ष्य के लिए जाना जाता है, जिसमें एक दूसरे के समकोण पर हल रेखाएं फर्रोज के दो समूह हैं जो एक साथ उगाई गई दो अलग अलग फसलों की ओर इंगित करते हैं। तो अपन ने बात की थी कालीबंगा की, है ना।
जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, बहुत बार पढ़ा होगा अपन ने। तो कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जो जूते हुए खेत के साक्ष्यों के लिए जाना जाता है, एक दूसरे को समकोण पर हल रेखाएं काटते हैं कि इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, समकोण पर काटती है, ऐसे नहीं है ना, समकोण पर काटती है ये। इसको ध्यान में रखिएगा, जिससे क्या होगा, दो अलग अलग फसलों की ओर इंगित करती है कि भाई दो फसलें बोते होंगे ये लोग। फिर 58वां देखें कि निम्नलिखित किस हड़प्पा स्थल में एक घर के शौचालय से धावन पात्र वॉश बेसिन के साक्ष्य। तो वॉश बेसिन के साक्ष्य अपन ने देखे थे भाई, किस में देखे थे वॉश बेसिन के साक्ष्य, कहाँ पर देखे थे, तो बनावली जो हरियाणा में लोकेटेड है वहाँ पर वॉश बेसिन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष किस स्थान पर पाए गए। तो मनसर और मनहर नहरों की अपन ने कहीं एक जगह बात की थी, फोटो भी दिखाई थी आपको, गुजरात की, है ना। पर वहाँ पर नहरों के अवशोष जो जिसकी बात करते हैं, वो नहरों के अवशेष की बात करता है। ठीक है। तो वहाँ तो बेसिकली 17 जो आपके पौंड थे, 17 पौंड या 17 तालाबों के अवशेष मिलते हैं। नहरों के जो अवशेष है वो बेसिकली सोरतुगई में बेसिकली सोरतुगई में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो राजस्थान के कालीबंगा में मिले जोते हुए खेतों का साक्ष्य निम्नलिखित किस काल का है। कि भाई प्रारंभिक हड़प्पा का। अब ये इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, इसका उत्तर मिलेगा जब अपन कालीबंगा अच्छे से पढ़ेंगे। कालीबंगा में टाइमिंग लिखाएंगे सर, है ना। तो टाइमिंग अच्छे से, तो टाइमिंग को ध्यान रखिएगा कि वो किस काल से मिल रही है, वो प्राक हड़प्पा से मिल रही है या फिर आपके विकसित हड़प्पा से मिल रही है या उत्तर हड़प्पा से मिल रही है। तो बेसिकली जो इसकी जो टाइमिंग है वो बेसिकली प्रारंभिक हड़प्पा का जो टाइम है उससे डिफाइन होती है। तो कालीबंगा किससे, प्रारंभिक हड़प्पा से मिलती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गए प्रीलिम्स के क्वेश्चन। अब आगे थोड़ी सी अपन बात करते हैं मेंस के क्वेश्चनों के ऊपर। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने क्वेश्चंस आज तक आ रखे हैं अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, सब अपने यहाँ पर उनको अरेंज कर दिया है। तो जिनको भी प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ से क्वेश्चन चूज कीजिए, उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर इसको एक अलग वे में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर योजना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। यूपीएससी 2014 में आ रखा है, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। दूसरा कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दो भाई, ये 2013 में आ रखा है यूपीएससी में, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पतन के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण करो, ये 2016 में आ रखा है यूपीएससी में, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक जो कांस्य प्रतिमाओं पर लेख लिखा है कि कांस्य प्रतिमा में किस किस की प्रतिमा मिली है और उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, ये आरपीएससी ने पूछ रखा है 2018 में, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। डांसिंग गर्ल की कोई 2 फीचर पूछें, अब तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, पर इसको 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि आपके जो नर्तकी की प्रतिमा मिली है, ये 2 हटा देंगे वो कि विशेषता पूछ ली, 5 नंबर में पूछ ली, है ना, फीचर्स पूछ लिए, तो पूछा जा सकता है। ये एक क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये एमपीपीसीएस में आ रखा है ना। तो ये से ही क्वेश्चन बनेंगे, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको एक बार अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे तरीके से लिखिए, फिर अपन इसको एक अलग वीडियो में इनको सारे क्वेश्चंस का आंसर जो एक जैसे हैं उनको एक साथ, और जो अलग अलग हैं उनका आंसर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। फिर एक है कि नगरीय सभ्यता, अच्छा ये देख लिया अपन ने। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर टिप्पणी करनी है ना। अपने जो डिक्लाइन हुआ था उसके कारण पड़े थे बहुत ज़्यादा, उसकी टिप्पणी। नगर नियोजन पर टिप्पणी की बात कर रहा है ये। सभ्यता की कला पर प्रकाश डालने की बात कर रहा है। और एक ये प्रतिनिधित्व करने वाली कलात्मक वस्तुओं का उल्लेख करने की बात कर रहा है। तो ये 10-12 क्वेश्चन है लगभग। तो 12 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और अपने एमसीक्यू देखें उनको प्रैक्टिस कीजिए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।